नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम पंजाब राव जाधव, आपका हिंदी शिक्षक, हिंदी मीडियम 8वीं कक्षा का कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी गीत नामक कहानी है और इस कहानी में जो परी बताई है, जो परी जो है वह हमें गांव वालों को किस तरह से मिलजुल कर रहना चाहिए यह बताती है तथा कभी भी व्यक्ति ने आपस में झगड़ा न करते हुए एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव तथा एक दूसरे से प्यार से रहने की सलाह देती है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति ने कभी भी एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो को अंत तक देखिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाकर ऑल पर रखें तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कक्षा 8वीं हिंदी का दूसरा लेसन गीत नामक पाठ की जानकारी बताना चाहता हूँ। इसके लेखक हैं सलाम बिन रजाक। सलाम बिन रजाक जी का जन्म 1941 पनवेल महाराष्ट्र में हुआ। उनका परिचय सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा। आपके लेख कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे। आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की साहित्य अकादमियों द्वारा विविध सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। गद्य संबंधी बताएं। प्रस्तुत भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी में लेखक सलाम बिन रजाक जी बताना चाहते हैं, इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों तरफ सुख, शांति, समरसता, संपन्नता फैली हुई थी। आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। परिणाम स्वरूप समाज में मनभेद, अशांति फैल गई है। मेल मिलाप, सुख, जीवन के संगीत अदृश्य हो गए हैं। शांति एवं प्रेम के संदेश देने वालों के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। रजाक जी को भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीद है। आपका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसा संगीत रच सकेगी जिससे समाज में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। तो बच्चों, कहानी के साथ साथ मैं आपको कठिन शब्द भी बताने वाला हूँ। इस कहानी में सलाम बिन रजाक जी ने हमें बताया है कि पहले लोग जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते थे, उनके मन में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं था। लेकिन आज के ज़माने में लोगों के रहन सहन में, लोगों में कितना परिवर्तन आ चुका है। मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। अनुरोध यानी प्रार्थना। मैं काफ़ी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों में मन और मस्तिष्क और भी बोझिल कर दिया। टेलीकास्ट यानी प्रसारण। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक जरा माचिस दिखाने की देर है बस। क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है, यानी पुराने ज़माने की ओर। मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा था, यानी अस्त व्यस्त। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा, आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं। हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। बेटे की जीत के आगे मैंने थक हार कर कहा, ठीक है, हम कहानी सुनाएंगे, मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। नहीं पूछूंगा, उसने हामी भरी। पुराने जमाने की बात है। मैंने कहानी शुरू की, कितनी पुरानी, वह बीच में बोल पड़ा। ओहो,
मैंने कहा था ना तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। ओहो सॉरी पापा, उसने कस मसाते हुए क्षमा मांगी। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है, मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा। यही कोई 50 बरस हुए होंगे, या हो सकता है 100-200 बरस पुरानी हो, अधिक से अधिक 1000-1200 बरस पुरानी भी हो सकती है, या फिर इससे भी ज़्यादा। कहते कि ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती, आबादी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियाँ थी, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे, और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। भीनी भीनी हल्की मीठी खुशबू, सुगंध। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था। सिलसिला, क्रम या श्रृंखला जिसको बोलते हैं, जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। फलदार, फल वाले पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चह चहाते रहे। परिंदे, पक्षी। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी, जिसमें आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती। जल संपन्न यानी समृद्ध। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर डंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। यहाँ ढोर डंगर यानी जानवर। गाय बहुत सारा दूध देती। बस्ती के लोग प्रसन्नचित्त, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। हम बताएं कि बस्ती के लोग प्रसन्नचित्त, हमेशा खुश रहने वाले, मिलनसार, मिलजुल कर रहने वाले, और शांति प्रेमी थे, हमेशा शांत रहने वाले। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते थे। पशु चराते, लकड़ियाँ काटते, और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। उनमें जो शक्तिवान थे यानी ताकतवर, कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बलम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते, और कवि गीत गाते थे। खुशियाँ रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती, और दुख भले भूले से भी कभी उधर का रुख न करते। क्या न करते? रुख, यानी दुख कभी उनके तरफ नहीं आता था। कहते बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। नन्ही मुन्नी, मोहनी मूर्त और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। मेहरबान, कृपालु। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आँख मिचोली खेलती। लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती। कभी किसी के खलिहान को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। यानी परी कितनी सुंदर थी, इसका वर्णन इस पैराग्राफ में बताया गया है। आगे के पैराग्राफ में बताया कि दिन गुजरते रहे, समय का पंछी काले सफ़ेद परों के साथ उड़ता रहा, और मौसम का बहुरूपिया नए रूप बदलता रहा। यहाँ बताया गुजरते यानी बीतना, बहुरूपिया यानी स्वयं रूप बदलने वाला। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। बस उस दिन से उनके खेत तो फैलते गए, मगर मन सिकुड़ने लगे। गोदाम अनाजों से भर गए, मगर नीयतों में खोट पैदा हो गई। खोट, बुराई या दोष जिसको बोलते हैं। अब वे अपनी निजी ज़मीनों के अतिरिक्त दूसरों की ज़मीनों पर भी नज़र रखने लगे। यानी स्वयं के ज़मीन के अतिरिक्त दूसरे की ज़मीनों पर भी उनकी नज़र पड़ने लगी। नतीजों के तौर पर खेतों में मक्कारी की, यानी छल या कपट जिसको बोलते हैं, फसल उगने लगी, और पेड़
छल कपट के फल देने लगे। लालच ने उनमें स्वार्थ का विष घोल दिया। पहले वह मिल बांटकर खाते थे, मिलजुल कर रहते थे, मगर अब उनकी हर चीज़ विभाजित होने लगी। खेत खलियान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों तक को आपस में बांट लिया और अपने अपने खुदाओं को उनमें कैद कर दिया। उनकी आँखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। दावतों का सिलसिला, दावत पता है भोज या सिलसिला यानी क्रम, बिखर गया और महफिलें उजड़ गई। तस्वीरों के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। अब न कोई तस्वीर बनाता था, न कोई गीत गाता था। हर घड़ी हर कोई एक दूसरों की हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता था। यानी कितनी बदल गई दुनिया, ऐसा बताना चाहते हैं। लोग आपस में एक दूसरे का कभी ख्याल नहीं रखते थे। इसके पहले जो वातावरण था वो पूरी तरह से बदल चुका था और यहाँ तक है कि अपने भगवानों को भी उन्होंने बांट लिया, ताकि किसी का गिरजाघर, किसी का मस्जिद, किसी की मंदिर, इस तरह से लोग पूरी तरह से बदल चुके थे। आगे के पैराग्राफ में बस्ती वालों के ये बदले हुए रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी, आखिर बस्ती वालों को क्या हो गया है, ये क्यों एक दूसरों के बैरी हो गए हैं। मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह अब भी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती, उनके खेत खलिहानों के चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती, मगर अब वह उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण, उपेक्षा करना, ध्यान न देना, बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी, दुखी रहने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। बस्ती वाले आपस में झगड़े टंटों में इतने उलझे हुए थे कि शुरू में उन्हें उसकी अनुपस्थिति का आभास ही नहीं हुआ, यानी गैर हाजिरी का कोई आभास उन्हें नहीं हुआ। मगर जब सुहागनों के गीत बेसुरे हो गए, सुहागने पता है सौभाग्यवती या महिलाएं जिसको बोलते हैं, बेसुरे यानी बिना सुर के हो गए, और कुंवारियों के पेड़ों की टहनियों से झूले उतार लिए और बच्चे खिलखिलाकर हंसना भूल गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है, मूल्यवान वस्तु खो दी है। बस्ती वाले चिंतित हो गए, उसे कहाँ ढूंढे, कहाँ तलाश करें। परी को ढूंढना मुश्किल था। पहले तो उन्होंने उसे अपने घरों के आंगनों में तलाश किया, मैदानों में भटके, पेड़ों पर और गुफाओं में देखा, मगर वह कहीं नहीं थी। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी, मगर बजाय इसके कि वे मिल बैठकर सर जोड़कर उनके बारे में सोचते, वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि परी उनके कारण रूठ गई है। अब तो उनके दिलों की नफरत और भी गहरी हो गई। उन्होंने एक दूसरों के खेत खलिहानों को नष्ट करना और पशुओं को चुराना शुरू कर दिया। धोखा, फरेब, लूटमार, हत्या, विनाश रोज का नियम बन गया। जब पानी सर से ऊंचा हो गया और बचाव का कोई उपाय न रहा, तब बस्ती वालों ने तय किया कि इस प्रतिदिन के उपद्रव से अच्छा है इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इस निर्णय के बाद वे दो गुटों में बंट गए। सारे युवक हाथों में बल्लम और तलवारें लिए मैदान में एक दूसरे के सन्मुख आकर खड़े हो गए, आमने सामने। उनकी आंखों से क्रोध और नफरत की चिंगारियां निकल रही थी और उनकी मुट्ठियां बल्लम और तलवारों की मूठों पर मजबूती से कसी हुई थी, एक दूसरे पर झपट पड़ने को तैयार खड़े थे।
तभी एक अनहोनी हो गई। फिजा में यानी वातावरण में एक महीन सा सुर बुलंद हुआ, जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में काँप रहा हो। क्या बताया? जैसे किसी परिंदे का कोमल पर हवा में काँप रहा हो, कोई गा रहा था। उन्होंने आवाज़ की ओर देखा। पहले तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर वह जब उन्होंने बहुत ध्यान से देखा तो उन्हें नन्ही परी एक पेड़ की डाल पर बैठी दिखाई दी। उसके बाल बिखरे हुए और गाल आंसुओं से भीगे हुए थे, पर नोचे हुए और कपड़े फटे हुए थे, जैसे वह घनी कांटेदार झाड़ियों के बीच से गुजर कर आ रही हो। उसके पांव नंगे और तलवे जख्मी थे। वह पेड़ से उतरकर मैदान के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर रखे थे और उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती हो। क्या बताया उन्होंने? फिजा में वातावरण में दोनों हाथ बुलंद बुलंद इन्हें ऊंचा कर रखे थे और उन्हें एक दूसरे पर हमला करने से रोकना चाहती हो। तलवारों की मूठों और बलमों पर कसी हुई मुट्ठियाँ तनिक इन्हें थोड़ी ढीली हुई। वह गा रही थी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि उनके सीनों में दिल तड़प उठे। आवाज़ धीरे धीरे बुलंद होती गई, ऊंची होती गई और इतनी बुलंद जैसे सितारों को छूने लगी हो। सितारे पता है? तारे। उसकी आवाज़ चारों दिशाओं में फैलने लगी, फैलती गई, इतनी फैली कि चारों दिशाएं उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि से गूंजने लगी। लोग अचरज से आंखें फाड़े मुंह खोले उसका गीत सुनते रहे। अचरज, आश्चर्य। यहाँ तक कि उनके हाथों में दबी तलवारें फूलों की छड़ियों में परिवर्तित हो गई और बल्लम मोरछल बन गए। परिवर्तित होना, बदल जाना, और मोरछल लेना बताया मोर पंख का बना हुआ चवर। गीत के बोल उनके कानों में रस घोलते रहे और धीरे धीरे वह सब एक दूसरे से एक अनदेखी अनजान डोर से बंधते चले गए, जैसे वह सब एक ही माला के मोती हो, जैसे वह एक ही माँ के जाए हो, एक ही माँ के पुत्र। उधर गीत समाप्त हुआ और वह अपनी मैली आस्तीनों से आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के गले लग गए। आस्तीन बताया बाह, और क्या बताया? एक दूसरे के गले लग गए। जब आंसुओं का गुबार कम हुआ तो उन्होंने अपनी प्यारी परी को तलाश करना चाहा, मगर वह उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। ओझल होना, गायब होना। बस्ती वालों ने उसे बहुत ढूंढा। वादी वादी, जंगल जंगल आवाज़ें दी, इधर उधर, इन्हें दरियों में, घाटियों में, जंगल में, चारों तरफ देखा, ढूंढा, आवाज़ लगाई, मिन्नतें की, प्रार्थना की, मगर वह दोबारा जाहिर नहीं हुई। तब बस्ती वालों ने उसकी याद में एक मूर्ति बनाई। उसे बस्ती के बीचों बीच मैदान में स्थापित कर दिया। कहते हैं आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद होता है, सब मैदान में उस मूर्ति के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं और उस गीत को दोहराने लगते हैं। इस तरह बस्ती वाले आज भी उस गीत के कारण शांति और चैन से जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे उनके दिन फिरे, खुदा हम सबके भी दिन फिरे। क्या बताया? बस्ती वालों के जिस तरह से दिन फिरे, भगवान या खुदा हमारे भी दिन इस तरह से फेरे। मैंने कहानी ख़त्म करके अपने बेटे की तरफ देखा। चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने जामाई लेते हुए कहा, चलो अब सो जाओ, कहानी ख़त्म हो गई। उसने कहा, पापा आपने कहा था कहानी सुनते समय कोई प्रश्न नहीं पूछना। हाँ, मैंने कहा था और तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा। तुम बड़े अच्छे बच्चे हो।
अब सो जाओ। मगर पापा, कहानी तो खत्म हो गई, मैं अब तो प्रश्न पूछ सकता हूँ ना। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, चलो पूछो, क्या पूछना चाहते हो। पापा, वह कौन सा गीत था जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा, आश्चर्यचकित होकर बच्चे की ओर देखा। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे वह गीत याद नहीं बेटा। क्या बताएं? मुझे वह गीत याद नहीं बेटा। नहीं पापा, उसने मचलते हुए कहा। जिद करना, इन्हें मचलना, जिद करना। मुझे वह गीत सुनाइए, वरना मैं समझूंगा कि आपकी कहानी एकदम झूठी थी। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दबे स्वर में बोला, हाँ बेटा, यह कहानी झूठी है। कहानियाँ अक्सर काल्पनिक होती है, अक्सर, प्रायः, हमेशा क्या होती है? काल्पनिक होती है, कल्पना के आधार पर बताई हुई कहानी। वह मुझे उसी तरह अपलक देख रहा था, अपलक, एक टक लगाकर देख रहा था। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मगर तुम इस झूठी कहानी को सच्ची बना सकते हो। वह कैसे? उसने हैरानी से पूछा। बड़े होकर तुम वैसा गीत लिख सकते हो जैसा उस परी ने गाया था। बेटे की आंखों में चमक पैदा हुई। सच पापा, एकदम सच। उसने मेरे गले में बाहें डाल दी और यू आर सो स्वीट पापा। उसने आंखें बंद कर ली। वह जल्दी ही सो गया, मगर मैं रात में बहुत देर तक जागता रहा। बार बार मेरे मन में एक ही विचार कुल बुला रहा था कि क्या मेरा बेटा वैसा गीत लिख सकेगा। यहाँ कुल बुलाना बताया, बेचैनी प्रकट करना। इस तरह से बेटे को जो बात बताई गई है वो हमारे बेटे भी या हमारे बच्चे भी पूरी तरह से कर सकते हैं। सारी दुनिया को एक कर सकते हैं। गांव का झगड़ा या बस्ती का झगड़ा भी समाप्त कर सकते हैं। एक दूसरे के मन में किसी तरह का क्लेश या द्वेष निर्माण न करते हुए हमारे प्यारे बच्चे इस कहानी को सुनकर आपस का जो झगड़ा है उसको मिटा सकते हैं और संपूर्ण गांव को या सारे लोगों को एकत्रित करके पूरे गांव को, जैसे जिस तरह से परी ने गाना गा के बताया है, उस तरह से एकत्रित कर सकते हैं। कहानी यहाँ पर खत्म हुई। कहानी के बाद में स्वाध्याय दिए है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, संजाल पूर्ण करो। इसमें दिए बस्ती की विशेषताएं। बस्ती की जो विशेषताएं है वे संजाल में लिखना है। बस्ती पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। आंगनों में फूलों की क्यारियाँ थी। और चौथे इसमें क्यारियों में रंग बिरंगे खुशबूदार फूल थे। दूसरी कृति है, उत्तर लिखो। पाठ में प्रयुक्त दो हथियार। हथियार पता है, बल्लम, तलवार। बस्ती वालों की उपेक्षा के बाद परी के मन में भाव। दूसरा दिया है उसमें, बस्ती वालों की उपेक्षा के बाद परी के मन में आए भाव। परी उदास रहने लगी। उसने बस्तियों में आना जाना बंद कर दिया। तीसरा, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। परी ऐसी थी, यानी परी की विशेषता बताई गई है। पर यानी क्रम तालिका पूर्ण करो, ऐसा प्रवाह तालिका या क्रम तालिका बताया। नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत मासूम सूरत वाली थी। परी की आंखें बड़ी बड़ी थी। उसके बाल सुनहरे थे। उसके गाल सुर्ख यानी लाल थे। चौथी कृति दी है, कारण लिखो। बस्ती के आसपास की जमीन उपजाऊ थी, कारण नदी में पानी भरपूर था और जमीन बहुत सुंदर थी, उपजाऊ थी। उसकी वजह से बहुत सारा अनाज या फसल भरपूर मात्रा में होती थी। दूसरा, नन्ही परी दुखी हो गई, कारण बस्ती के लोगों के बीच का झगड़ा उसको पसंद नहीं था। उसकी वजह से वह दुखी हो गई।
तीसरा, बस्ती वाले चिंतित हो गए। बस्ती वाले क्यों चिंतित हो गए? कारण नन्ही परी उनसे रूठ गई और उसका आना बंद हो गया था। चौथा, लेखक ने चौंक कर अपने बेटे की ओर देखा, कारण उसने प्रश्न पूछा कि अपनी कहानी झूठी है, आपकी कहानी झूठी है, सच्चाई उसमें नहीं है, गीत आपने सुनाया नहीं, बताया नहीं। पांचवी कृति दी है उचित जोड़ियाँ मिलाओ। इसमें दिए शक्तिवान, सावन, मौसम, दावत। शक्तिवान लोग कुश्तियाँ, सावन में झूले, मौसम बहुरूपिया और दावत का सिलसिला। इस तरह से कहानी में लास्ट वाली कृति दी है, कहानी में उल्लेखित परी का वर्णन। उसमें बताया कि परी कितनी सुंदर थी, कैसी थी, किस तरह से लोगों के मन मुटाव जो थे, उनके मन में जो विरोधाभास एक दूसरे के प्रति निर्माण हो गया था, वो समाप्त करने में परी कितना मदद कर रही थी, और उसका वर्णन इन्हें बताया कि परी कैसी है, क्या है, ये सारी बातें उसमें आपको लिखना है। इस तरह से अपनी यह कहानी संपूर्ण हुई। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह कहानी समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। मैं मिलता हूँ मेरे नए वीडियो में। शुक्रिया।